बच्चों हम लोग जो है चैप्टर 6 जो है हमारा वो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो पादप उत्तक होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है विभेजतक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। विभेजतक, विभेजतक का मतलब क्या है? विभाजन करने वाला, यानी विभेजतक उत्तक जो होता है वो ऐसा उत्तक होता है जिसकी कोशिकाएं क्या होती है, कंटिन्यूटी में क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। एक कोशिका डिवाइड होगी, नई कोशिकाएं बनाएगी, ये भी डिवाइड होगी और क्या होगी, नई कोशिकाएं बनाएंगी। तो ये तो क्या होता है, विभेजोतक उत्तक, ठीक है, यानी विभाजित होने वाला उत्तक। समझ आ गया। लेकिन सेकंड टाइप जो होता है वो स्थायी उत्तक होता है। स्थायी मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह, है ना, वो उत्तक कहलाएगा। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं ना। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है वो क्या कहलाएगा, स्थायी उत्तक। जैसे ये कोशिकाएं क्या हो गई, ये इस तरीके से कोशिकाएं बनी विभेजक उत्तक से, लेकिन ये कोशिकाएं आगे चलकर अब और डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये किस उत्तक का निर्माण करेगी, स्थायी उत्तक का। आ रही बात समझ में? यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो विभाजित नहीं होता क्या कहलाता है, स्थायी उत्तक कहलाता है। ठीक है, और स्थायी उत्तक का निर्माण किससे होता है, विभेजोतक उत्तक से ही होता है। विभेजोतक उत्तक जो है वो ही डिवाइड होकर किसका निर्माण करेगा, स्थायी उत्तक का निर्माण करेगा। प्राथमिक विभेजोतक क्या करेगा, प्राथमिक स्थायी उत्तकों का निर्माण करेगा, और द्वितीय विभेजोतक उत्तक किसका करेगा, द्वितीय स्थायी उत्तकों का निर्माण करेगा। प्राथमिक विभेजोतक किसका निर्माण करेगा, प्राथमिक स्थायी उत्तक। समझ आया? और द्वितीय विभेजोतक किसका करेगा, विभेजोतक करेगा द्वितीय स्थायी उत्तकों का निर्माण। समझ आया? जैसे कि द्वितीय जाइलम और फ्लोएम जो बनते हैं वो क्या होते हैं, किसका एग्जाम्पल है, द्वितीय स्थायी उत्तक का। और द्वितीय जाइलम और फ्लोएम क्या करेंगे, पौधे के तने की मोटाई को बढ़ेंगे। और जो पहले जो प्राथमिक जो हमारे उत्तक होते हैं, प्राथमिक उत्तक जो होता है हम लोगों ने पढ़ा था ना, उत्पत्ति के आधार पर प्राक हो गया जो कि भ्रूण में पाया जाता है, प्राथमिक होता है, फिर द्वितीय होता है। तो प्राथमिक विभेजक जो होता है उससे किसका निर्माण होता है, जो जाइलम और फ्लोएम जो बनते हैं वो क्या करते हैं, जल और जो पानी का संबंध करते हैं वो क्या करते हैं, लंबाई को बढ़ाते हैं। आ रही बात समझ में? तो प्राथमिक जो होते हैं वो प्राथमिक स्थायी उत्तक प्राथमिक विभेजक से बनेंगे और द्वितीय विभेजक से द्वितीय स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। द्वितीय जाइलम और फ्लोएम किसका उदाहरण है, द्वितीय स्थायी उत्तकों का, जो कि क्या करता है, पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है, तने की चौड़ाई को बढ़ाता है। और प्राथमिक क्या करते हैं, लंबाई को बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो ये हुआ हमारे स्थायी उत्तक की डेफिनेशन। अब अगर हम लोग देखते हैं तो स्थायी उत्तक जो है वो कितने प्रकार में डिवाइडेड है। तो स्थायी उत्तक जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। सरल स्थायी उत्तक, जटिल, ये पहला प्रकार कौन सा हो गया, सरल। दूसरा प्रकार कौन सा हो गया, जटिल। और तीसरा कौन सा हो गया, विशिष्ट। ठीक है, 3 जो है प्रकार हमारे स्थायी उत्तक के होते हैं। अब अभी जो वीडियो हम शुरू करेंगे उसके अंदर पहले हम समझते हैं कि सरल, जटिल और विशिष्ट क्या है। तो सरल स्थायी उत्तक क्या होता है, पहले इस चीज को हम समझेंगे, है ना। तो सरल स्थायी उत्तक का मतलब ये होता है बेटा कि कोशिकाओं का समूह है इस तरीके से, है ना। अब क्योंकि स्थायी उत्तक है तो इनमें विभाजन होगा क्या, नहीं होगा विभाजन। आ रही बात समझ में? लेकिन ये जितनी भी कोशिकाएं हैं वो आकृति में क्या होगी, समान, आकार समान और कार्य भी समान। समझ में आ गया? तब तो क्या कहलाएगा, सरल स्थायी उत्तक। लेकिन यहां पर फिर सेकंड प्रकार आ रहा है जटिल। जटिल में क्या होगा, जैसे कि अगर ये उत्तक है तो इसके अंदर हो सकता है कुछ कोशिकाएं लंबी हो, कुछ गोलाकार हो, कुछ आयताकार हो। आ रही बात समझ में? यानी इस उत्तक के अंदर विभाजन नहीं होगा, इसीलिए तो स्थायी उत्तक है। लेकिन जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी आकृति, आकार और कार्य समान नहीं होगा, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, जटिल।
ठीक है, जटिल चीज है, उसके अंदर कई चीजें मिक्स होगी तभी तो वो जटिल बनेगी। तो इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये देखो लंबी है, आयताकार है, गोलाकार है, तो अलग अलग शेप की हो सकती है। तो ये होता है जटिल उत्तक। और विशिष्ट उत्तक क्या होता है? विशिष्ट उत्तक जो है ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसके द्वारा कुछ न कुछ पदार्थ का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। दो तरीके की होती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, उसको फर्दर हम देखेंगे। बट ये दो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जटिल देखो, सरल जो हमारे स्थायी उत्तक है उसके तीन एग्जाम्पल है, मृदुतक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। मतलब इनके अंदर जितनी भी कोशिकाएं देखोगे इन उत्तकों के सारी आकृति आकार में समान होंगी। लेकिन जटिल के अंदर क्या होगा? जटिल उत्तक के एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो होता है जाइलम और सेकंड होता है फ्लोएम। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। जाइलम फ्लोएम आप लोग पढ़ चुके हो 9th के अंदर, तो उसको हम फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन अब हम शुरू करेंगे हमारा सरल उत्तक। सरल की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा स्थायी उत्तक जिसके अंदर क्या होता है? कोशिकाओं की आकृति और आकार क्या होता है? समान होता है। तीन तरीके का है, मृदुतक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। हम पहले स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वन हमारा क्या होगा? मृदुतक। अब मृदुतक उत्तक जो है उसकी कोशिकाओं में क्या लक्षण देखने को मिलता है, उसकी कोशिकाओं की क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती है? जीवित होती है। जीवित होने का क्या मतलब है बेटा? जैसे ये कोशिकाएं हैं, आकृति कैसी कैसी हो सकती है? कोशिका की आकृति अंडाकार, गोलाकार, आयताकार किसी भी तरीके की हो सकती है। लेकिन एक उत्तक है तो आकृति कैसी होगी? समान, है ना? तो ये हमने यहां बनाया, समझ आया? अब इसके अंदर क्या होता है कि जीवित होने का मतलब बीच में एक केंद्रक पाया जाएगा, स्पष्ट। तो ये केंद्रक, और जीवित होने का मतलब है कि इसके अंदर ये जो जीव द्रव्य होता है वो उपस्थित होता है। जीव द्रव्य जो होता है या जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं वो पाया जाता है। अगर ये अनुपस्थित है तो क्या हो जाएगी? कोशिका मृत कहलाएगी। आ रही बात समझ में? जीव द्रव्य पाया जाएगा तो कोशिका जीवित आएगी, क्योंकि इसके बाद ये दो प्रकार देखोगे, मृदुतक और स्थूलकोण जीवित होती है, दृढ़ोत्तक होती है वो मृत होती है, यानी कोशिका जीव द्रव्य उसका सूख जाता है। आ रही बात समझ में? और ये दोनों क्या होती है? जीवित प्रकार की होती है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। तो कोशिका द्रव्य जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है, जीवित होता है, स्पष्ट केंद्रक एक बीच में बीच में नहीं पाया जाएगा, साइड में ही पाया जाएगा क्योंकि पादप कोशिका है। पतली कोशिका भित्ति है, ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति जो है वो कैसी होगी? पतली होगी। तो पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति जो है वो क्या होगी? सेल्यूलोज की बनी होती है, पादप की। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फंजाई होता है, जो कवक होती है, उनकी काइटिन की बनी होती है, और जो पादप होती है उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब कोशिका भित्ति की जब स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि कोशिका भित्ति जो है, ये जो सेल है इस तरीके से, है ना? तो इसकी कोशिका भित्ति कितनी लेयर से मिलकर बनी है? 3। ये होगी मध्य पटलिका, फिर ये होगी प्राथमिक भित्ति, और फिर आएगी द्वितीय भित्ति, है ना? ये 3 मिल जाएंगे तब जाके क्या बनेगी? कोशिका भित्ति बनेगी। ये 3 लेयर मिलती है तब। तो इसके अंदर ये जो मध्य पटलिका देख रहे हो वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। बाकी लेयर्स किसकी बनी होंगी? सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, ठीक है। और कोशिका भित्ति क्या होती है मालूम है ना बेटा? पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती, और सबसे बाहर वाली परत होती है जो कि 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। कुछ एक में तृतीय भी होती है। समझ आ गया? ये हो गया। फिर है अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना अंतराकोशिक स्थल का क्या मतलब है। ये जिस तरह से कोशिकाएं हैं उत्तक के अंदर आप देख रहे हो, तो इन कोशिकाओं के बीच में आपको यहाँ गैप दिख रहा है, एक गैप यहाँ दिख रहा है, एक गैप यहाँ दिख रहा है। तो ये जो गैप होता है वो कहलाता है अंतराकोशिक स्थल। आ रही बात समझ? तो इनमें अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। अब
पादप कोशिका है तो इनमें क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, विभाजक ऊतक में नहीं थी। आ रही बात समझ में, क्योंकि वहां कंटिन्यूटी में क्या होता है, विभाजन होता है, तो वहां ऊर्जा जो है वो संग्रहित नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिक्तिका उपस्थित होती है, क्योंकि मृदुतक का एक जो प्रकार हो रहा है हरित मृदुतक, उसमें हरित लवक काफी संख्या में पाए जाते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं ना। तो रिक्तिका उपस्थित होती है जिसमें भोजन का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। तो रिक्तिकाएं इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आकृति अंडाकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, आयताकार हो सकते हैं। तो ये मृदुतक उत्तक की क्या हो गई विशेषता, मृदुतक उत्तक सरल उत्तक का एक प्रकार है। अब हम देखेंगे मृदुतक उत्तक के टाइप्स कौन कौन से हैं। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं मृदुतक के प्रकार। तो मृदुतक जो है वो 5 प्रकार की मतलब 5 प्रकार का होता है। हरित मृदुतक, वायुतक, विचित्र तारकाय और दीर्घ मृदुतक। सबसे पहले आता है हरितम मृदुतक। क्या होता है बेटा कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर हरित लवक जो है वो काफी मात्रा में पाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ी थी ऐसी स्ट्रक्चर, अगर आपको ध्यान हो, कोशिका पढ़ाई थी तो मैंने, है हरित लवक, जिसमें क्या पाया जाता है, पर्ण हरित पाया जाता है, पर्ण हरित वर्णक पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति की वजह से क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है और इसकी मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। आई बात समझ में। तो हरितम मृदुतक जो होता है उसके अंदर हरित लवक की मात्रा काफी होती है और हरित लवक में क्या पाया जाता है, पर्णहरित। और पर्णहरित का काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करना। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, ये मृदुतक क्या करेगा, भोजन निर्माण करेगा। और कहाँ पाया जाएगा, जहां पर क्या होगा, जो प्लांट्स का जो ग्रीन भाग होगा या हरा भाग होगा वहीं पे पाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो पादप के हरे भाग होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो लीव्स होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा कि द्विपृष्ठीय जो होते हैं, द्विपृष्ठीय जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी पत्तियों में क्या होता है कि सूर्य वो इस तरीके से प्लांट पे लगी होती है कि सूर्य की रोशनी ऊपर ज्यादा पहुंचती है और नीचे क्या होती है, कम पहुंचती है। आ रही बात समझ में। यानी एक बीजपत्री जो होते हैं, एक बीजपत्री में आता है गेहूं, चावल, ये है ना, इस तरीके के अनाज जो होते हैं, तो इनकी पत्तियां इस तरीके से लगी होती है, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ सूर्य की रोशनी क्या आती है, बराबर पहुंचती है, एक पृष्ठीय होते हैं। लेकिन जो द्विपृष्ठीय होते हैं, जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनकी पत्तियां इस तरीके से लगी रहती है ऐसे, तो सारा प्रकाश किधर पहुंचता है, ऊपर, नीचे की तरफ नहीं पहुंच पाता। इसलिए ये हरित मृदुतक दो तरीके का हो जाता है। ऊपर की कोशिकाएं जिधर धूप ज्यादा पहुंच रही है वहां तो खंबे के आकार यानी लंबी होती है, और नीचे की ओर कैसी होगी, गोलाकार, स्पंज उत्तक के रूप में होती है। तो धूप की इंटेंसिटी की वजह से, जो धूप मिल रही है उसके वजह से ये उत्तक दो तरीके की कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बाकी स्थायी उत्तक है तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर होती है। बट आप डायग्राम देखोगे बुक के अंदर तो फिर आपको लगेगा कि क्यों मैम ये तो डबल, आप तो बोलते थे एक जैसी है लेकिन ये तो अलग अलग जैसी दिख रही है। लेकिन इसका रीजन है बेटा, खंभोतक और स्पंज उत्तक के अंदर इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर धूप ज्यादा है और यहाँ क्या है, कम। आ रही बात समझ में। तो ये होता है हरितम मृदुतक, यानी हरित लवक की जो मात्रा होती है वो ज्यादा पाई जाती है। हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। फिर दूसरा टाइप आता है वायुतक। अभी हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या पाया जाता है, इनकी कोशिकाओं में अंतरा कोशिक क्या पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है। लक्षण में देखा था हम लोगों ने, अंतरा कोशिक यानी अवकाश मतलब कोशिकाओं के बीच में गैप पाया जाता है। ये गैप इतना ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है, इतना बढ़ने के बाद यहाँ पर क्या हो जाती है, वायु भर जाती है। ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है, बढ़ने के बाद यहाँ पर क्या भर जाती है, वायु भर जाती है। तो इसे बोलेंगे हम वायु कोश। कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है उसमें वायु भर जाती है, तो जो पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है उसको वायु कोश बोलते हैं। तो ये वायु कोश जो है वातन में मदद करते हैं, वायु के आदान प्रदान में क्या करते हैं, मदद करते हैं। पौधे CO2 लेते हैं, O2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और हम O2 लेते हैं, CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो वायु के आदान प्रदान में वातन में मदद करते हैं। उसके अलावा आप देखते हो
कि जब भी हम कहीं जो है नाव वगैरह चलाने जाते हैं ना, तो नाव जब आप चलाते हो तो जो वहां का ओनर होता है वो क्या करता है, हमें सेफ्टी जैकेट पहनाता है जिसमें क्या भरी रहती है, वायु। क्या रीजन होता है कि सेफ्टी जैकेट की वजह से क्या होता है, हमारा वेट हल्का हो जाता है और हम पानी के अंदर डूबते नहीं है। तो सेम चीज होती है कि ये जो वायु कोश है उसमें वायु भरी रहती है, तो ये पौधा जो है वो डूबेगा नहीं। प्लवन का इसको कहते हैं, पलावन कहते हैं ना। तो पलावन का मतलब होता है तैरना, तो तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वायु तक किन में ज्यादा पाए जाएंगे, जलीय पादपों में ज्यादा पाए जाते हैं। समझ में आ गया। फिर उसके बाद आती है विचित्र मृदुतक या फिर इडियोब्लास्ट। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल पदार्थ जो होते हैं वो भर जाते हैं। मतलब उनका जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर कुछ स्पेशल तरीके के पदार्थ होते हैं, जैसे कि तेल हो सकता है, टैनिन हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है, यानी कैल्शियम के कण होते हैं, रिफाइनर्स हो सकते हैं। इस तरीके की जो चीजें होती है वो इनके कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती हैं। तो इसे बोला जाता है विचित्र या ईडियोब्लास्ट जो उत्तक है वो। जैसे कि जलकुंभी के पर्णवृंत में, जलकुंभी जो होता है वो पादप होता है, प्लांट जो है पानी के अंदर उगता है ना। अब पर्णवृंत क्या चीज होती है, जैसे ये पौधा है, ये तना है, ठीक है। अब इस पे पत्ती लग रही है तो पहले एक धागा होगा पतला सा और फिर ये पत्ती लगी रहती है। तो ये जो धागा इसको जोड़ रहा है ना इस तने से या इस शाखा से, इसे बोलेंगे पर्णवृंत। तो ये जो विचित्र इडियोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो जलकुंभी के पर्णवृंत पर पाई जाती है। ये तो हो गई पर्ण, ठीक है। ये हो गया तना, इसको जोड़ने में जो पतली सी डंडी मदद करती है वो पर्णवृंत होती है। समझ आया। उसके बाद होती है तारकाएं। तारकाएं क्या होती है, मृदुतक की कोशिकाएं जो है वो तारे की समान होती है। केले के पर्णवृंत के अंदर ये पाए जाते हैं, केला जो प्लांट है उसके पर्णवृंत में। फिर आता है दीर्घ मृदुतक। इसकी जो कोशिकाएं होती है काफी लंबी लंबी होती है और एंड सिरे ऐसे घूमे हुए थे, हाथी की सूंड के थे, हाथी की सूंड होती है ना वैसे ऐसे घूमे हुए होते हैं। और ये काफी लंबी लंबी जो है वो मृदुतक होती है। समझ में आ गया। तो जो दीर्घ मृदुतक जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी एधा की कोशिकाओं में पाई जाती है ना। अभी एधा क्या होती है हम समझेंगे थोड़ा सा। तो अब देखो ये तो हो गए किसके प्रकार, मृदुतक के प्रकार। अब हम देखते हैं मृदुतक के कार्य। कार्य आपके कुछ कुछ निकल के आगे होंगे। यहाँ पर पहला हरित मृदुतक क्या कर रहा है, हरित लवक पाया जाता है तो भोजन निर्माण करता है, भोजन निर्माण में मदद करता है, ठीक है। भोजन निर्माण करना, अब भोजन बनेगा तो उसका क्या होगा, संग्रहण, क्योंकि क्या पाई जाती है, रिक्तिका। रिक्तिका में क्या होता है, भोजन का संग्रहण किया जाता है। तो भोजन संग्रहण किया जाता है किस रूप में, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया और स्टार्च के रूप में, है ना। भोजन का संग्रहण किया जाता है। उसके बाद ये वातन और पलावन में मदद करते हैं, यानी ये उत्तक जो होते हैं वायु के आदान प्रदान में प्लस प्लावन, प्लावन मतलब तैरना, वायु तक तैरने में मदद करते हैं ना जलीय पौधों को, तो उसमें मदद करते हैं। फिर आता है पुनः विभाजित होकर संवहनीय एधा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, पुनः विभाजित होकर संवहनीय एधा बनाते हैं जिससे द्वितीय वृद्धि होती है। द्वितीय वृद्धि का मतलब होता है बेटा चौड़ाई में बढ़ना। द्वितीय वृद्धि का मतलब क्या है, पौधे की चौड़ाई बढ़ना। और द्वितीय वृद्धि में चौड़ाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसके दौरान द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल एक डायग्राम बनाया था, उसमें बताया था कि इस तरह से संबंध पूल होते हैं, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इस तरीके से, है ना। तो इसके बीच में जो मृदुतक पाया जाता है वो फिर से डिवाइड होता है और एधा बनाता है। यहाँ ये इसके बीच में जो मृदुतक पाया जाता है इस फ्लोएम और इस जाइलम के बीच में, वो डिवाइड होना शुरू करता है और एक पट्टी जैसी संरचना बना लेता है जिसे बोला जाता है एधा, या हम बोलेंगे संवहनीय एधा, है ना, या इसको बोला जाता है प्राक एधा, ठीक है। तो ये एधा जो बनती है, अब ये एधा जो है वो डिवाइड हो गई, ये जो पट्टी जैसे स्ट्रक्चर बनी वो डिवाइड होकर क्या बनाएगी, ये एधा डिवाइड होकर बनाएगी द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम, जिससे क्या होगी, द्वितीय वृद्धि होगी, यानी पौधे की चौड़ाई बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है उसके बीच में अगर मृदुतक
स्थित है। द्विबीजपत्री पादप के तने और जड़ के अंदर ये पाए जाते हैं, तने और जड़ में। तो अगर मान लो ये तना है द्विबीजपत्री का और उसके अंदर ये संवहन फूल पाए जाते हैं, मतलब यहाँ फ्लोएम है या जाइलम है, इसके बीच में ये मृदुतक है। ठीक है, मृदुतक स्थायी उत्तक है। एक बार इसने विभाजन बंद कर दिया, लेकिन अब क्या करना है, द्वितीय वृद्धि करनी है, मतलब द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम बनाना है। तो ये मृदुतक क्या करेगा, फिर से डिवाइड, इसकी कोशिकाएं फिर से डिवाइड होना शुरू करेगी और एक पट्टी जैसी स्ट्रक्चर बना लेगी, जिसे बोला जाएगा प्राक एधा या एधा। अब इसमें विभाजन होगा तब जाके क्या बनेंगे, यहाँ पर द्वितीय फ्लोएम और इधर बनेगा द्वितीय जाइलम। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली पौधे की चौड़ाई बढ़ जाएगी। फिर है, ये फिर से विभाजित होकर घावों को भरने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका मृदुतक पूरा होता है। इसके बाद हम स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ोत्तक को देखेंगे।